हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और ये कौन सा साम्राज्य है ये मैंने आपको पहले भाग में बता ही दिया है। ये है रोमन साम्राज्य। इसको मिस बिल्कुल भी ना करें, एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इसमें, बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, और ये ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, ना पसंद आए तो भी कमेंट करें कि क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में उस चीज को करेक्ट कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो बेटा, आज के हमारे पाठ का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसका ये भाग 2 है। कौन सा साम्राज्य है? रोमन साम्राज्य। और ये प्रस्तुत है मेरे द्वारा, पवन दैया, आपका हिस्ट्री टीचर। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बेटा साम्राज्य का आरंभिक काल। इसको रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती के बीच में आता है 3री शताब्दी का समय, यानी कि जो 3री शताब्दी का समय आया उससे पहले के काल को यूज किया गया किस नाम से? पूर्ववर्ती। और जो साम्राज्य के बाद का जो भाग है उसके लिए यूज किया गया परवर्ती काल। ओके बेटा, इसमें अब हम आगे देखते हैं रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में अंतर। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उस समय उस क्षेत्र में 2 प्रमुख साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। इनमें हम अंतर देख लेते हैं। ये रहा हमारा रोमन साम्राज्य, ये रहा हमारा ईरानी साम्राज्य उछल के आया। अब घूम घूम के आ रहे हैं इनके अंतर। रोमन साम्राज्य है सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विविधतापूर्ण था। अब उसका क्या कारण है कि बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यक्ति साम्राज्य में शामिल थे। ऐसे क्षेत्र और संस्कृतियों का मिला जुला रूप था जो एक साझा सरकार के अंतर्गत आती थी। अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग क्षेत्र थे, लेकिन वो आते किसके अंडर थे? रोमन साम्राज्य के अंडर। और इसमें अनेक भाषाएं भी बोली जाती थी। जबकि बात करें ईरानी साम्राज्य की, तो इसके अंतर्गत आने वाले अधिकतर लोग ईरानी ही थे। अब ज़्यादातर लोग ईरानी ही थे तो उनकी संस्कृति भी सेम रही होगी, उनकी भाषा भी सेम रही होगी, यानी कि इसमें विविधता नहीं थी। अब हम इसमें देखते हैं रोमन साम्राज्य की भाषा की विशेषताएं, कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। साम्राज्य में वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूनानी और लातिनी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। यूनानी और लैटिन का प्रयोग किया जाता था। जो पूर्वी भाग था उसके जो हाई सोसाइटी वाले लोग थे, पूर्वी भाग यानी कि जो पश्चिमी एशिया का भाग था, वहाँ के लोग यूनानी भाषा बोलते थे और पश्चिमी भाग के लोग बोलते थे लातिनी भाषा। लेकिन जो लोग साम्राज्य में रहते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, एक ही सम्राट की प्रजा थे। कौन सा सम्राट? रोमन सम्राट। और पहले रोमन सम्राट का नाम क्या था? अगस्टस। ये कब बना सम्राट? ये बना है बेटा 27 ईसा पूर्व में, याद रखें, ईस्वी में नहीं, 27 ईसा पूर्व में बना है ये। और जो साम्राज्य इसने स्थापित किया उसे कहा गया प्रिंसिपेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसको जरूर नोट कर लें कि अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा गया था? प्रिंसिपेट। वो स्वयं को केवल एक प्रमुख नागरिक मानता था, सम्राट नहीं मानता था। ये केवल कहने के लिए था बेटा। वो सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए ऐसा बोलता था। अब सेनेट क्या होती है? ये एक संस्था थी जिसमें वहाँ के जो हाई सोसाइटी के लोग थे, जो धनी परिवारों के लोग थे, वो उनका प्रतिनिधित्व होता था। और ये बेटा रोमन साम्राज्य की स्थापना से पहले वहाँ पर एक गणतंत्र होता था जिसमें सेनेट के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। कोई एक व्यक्ति वहाँ पर सम्राट नहीं था। सभी लोग वहाँ पर जो सेनेट के सदस्य थे मिलजुल कर फैसले लेते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसको कहा गया था गणतंत्र। और उसमें एंड में जो अगस्टस था, इसने अपने पिता जूलियस सीजर का कत्ल करके रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो सेनेट थी इसमें आगे चलकर जो इटालियन ओरिजिन, इतावली मूल के जमींदार थे,
उनको भी शामिल कर लिया गया था। सम्राट की परख इस बात से होती थी कि वे सेनेट के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। अब जो अच्छा सम्राट था वो सेनेट के साथ अच्छा व्यवहार करता था इन लोगों के साथ, जो बुरा सम्राट था वो इनके साथ बुरा व्यवहार करता था। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी थे, कई सेनेटर, जो गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे कि भाई पहले वाला टाइम आ जाए यार तो मजा आ जाए। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग समझ गए थे कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं, अभी हमने दो मुख्य खिलाड़ियों की बात की, सम्राट और सेनेट। सेनेट यानी कि अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं, जो वहाँ के पावरफुल से आदमी थे। अब बात करते हैं हम सेना की। सेना का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था। अब इसकी विशेषताएं देख लो बेटा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन ये या 3 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। रोमन साम्राज्य में सेना का क्या स्थान था, या रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषताएं बताइए। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए देख लीजिए क्या क्या मेन चीज़ें थी। रोमन साम्राज्य में सम्राट और सैनिक लिखा है बेटा, ये सेनेट है एक्चुअल में। यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो रखी है, ये सेनेट है। ये एक प्रमुख अंग थी और ये एक व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब है कि इनको बदले में तनख्वाह दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। ये उस वक्त के लिए एक बड़ी बात थी, सैलरी देना। और ये जबरदस्ती वाली सेना नहीं थी कि भाई जबरदस्ती लोगों को पकड़ लिया कि हमारी सेना में शामिल हो जाओ। ये परफेक्ट लड़ाके टाइप के व्यक्ति थे। इसके कुछ नियम थे, इसमें से एक था कि 25 वर्ष तक सेना में सेवा करनी पड़ेगी। और बेटा 4वीं शताब्दी में तो कह रहे हैं कि 6 लाख तक सैनिक हो गए थे। अब भाई इतने सैनिक होंगे तो उन्हें वेतन भी बढ़िया चाहिए, सेवा शर्तें भी अच्छी चाहिए कि भाई खाना वाना अच्छा हो, हमको पैसा बढ़िया मिले, छुट्टियां भी मिले। इसके लिए वो लगातार आंदोलन करते रहते थे। कौन? सैनिक। और कई बार ये आंदोलन है ये विद्रोह का रूप ले लेते थे। ये बेटा फिर से वही थोड़ी सी गलती है, सैनिक नहीं, ये भी सेनेट है। ये सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी। इन्हें डर था कि अगर ये विद्रोह हो गया तो ये इनको मार पीट के भगा देंगे। तो सेनेट है वो सेना से घृणा करती थी। जो सम्राट है, अभिजात वर्ग हुआ और सेना, ये तीन है, ये रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। 1 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। या ओवरऑल ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोमन साम्राज्य के 3 खिलाड़ी कौन कौन से थे, इन्हें विस्तार में समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। 69 ईस्वी में एक के बाद एक 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, क्योंकि विद्रोह वगैरह इत्यादि ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। अगर इस वर्ष को छोड़ दें तो आमतौर पर पहली 2 शताब्दियां हैं रोमन साम्राज्य की, वो शांति का काल मानी जाती हैं। यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिंपल सा रूल था, पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वो अपना पुत्र हो या गोद लिया हुआ पुत्र हो। तो ये टिबेरियस है, वो रोमन साम्राज्य का दूसरा सम्राट था 14 से 37 ईस्वी तक। अगस्टस का अपना कोई पुत्र नहीं था, लेकिन अगस्टस ने टिबेरियस को गोद ले लिया। गोद क्यों ले लिया? क्योंकि टिबेरियस शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था, ये तय था कि वही सम्राट बनना है अगला। तो इसने सोचा अगस्टस ने कि भाई लड़ाई झगड़ा होकर ये मेरे को मारेगा तब सम्राट बनेगा, इससे बढ़िया है मैं ही इसको अपना बेटा बनाकर अगला सम्राट घोषित कर देता हूँ। अगस्टस का शासनकाल है शांति के लिए माना गया है कि कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए। और जो आरंभिक वर्ष थे उनमें केवल एकमात्र अभियान किया था सम्राट त्राजान ने, 113 से 117वीं ईस्वी में चलाया था। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे उसने त्राजान के द्वारा जीते हुए इलाकों को छोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था, इतने को ही संभाले रख लें ये बहुत था। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही इस भाग में। आगे हम इसका एक और भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, इसमें रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी का संकट और जो उसका परवर्ती समय है या और जो विशेषताएं हैं वो आपको बताएंगे। थैंक यू।